टेबल पर रखा हुआ। संख्या 25। पूछिए। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहूंगी। उसके पहले मैं गडकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी अभी उन्होंने अपने प्रश्न में उत्तर में बताया कि वाशिम के लिए, बुल्ढाना के लिए और अकोला के लिए जो नदी जोड़ प्रकल्प है उसके लिए निधि आवंटन किया है, और हाईवे के लिए भी मेरे क्षेत्र में और महाराष्ट्र में बहुत सारा फंड भी दिया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जैसा हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे घोषित होता है, उसका डीपीआर बनता है, फिर उसके बाद में टेंडर होता है और काम को शुरुआत होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है उसमें कम से कम 10 या 15 महीने लग जाते हैं, और जब उसको एनएच नंबर मिलता है उसमें भी टाइम लग जाता है मिलने के लिए। तो उसके बीच में जो सैंक्शन होता है राज्य सरकार का, जो रोड होता है उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो क्या आप सोच रहे हैं क्या उसे राज्य सरकार को लिखा जाए कि जब तक उसको नेशनल हाईवे नंबर ना मिले तब तक उसका मेंटेनेंस राज्य सरकार करे? और मैडम, 4611 किलोमीटर का डीपीआर अभी महाराष्ट्र के लिए रेडी है, और उसे अभी तक एनएच नंबर नहीं मिल पाया है। और कब तक उसे एनएच नंबर मिलेगा और कब तक उस पे उसका टेंडर होके उसका काम शुरू होगा, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। स्पीकर महोदय, हमारे देश में जब हमारी सरकार आई तब 91,000 राष्ट्रीय महामार्ग था। अब उसके बाद में हमने राष्ट्रीय महामार्ग को बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच था डिपार्टमेंट में बढ़ाने के लिए, अभी भी रहता है, और ये इनका अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि हमारे देश में 22% ऑटोमोबाइल का ग्रोथ है और इसलिए रोड बनाना बहुत आवश्यक है। पर डिपार्टमेंट में ये सोच थी कि इसको परमिशन नहीं मिलती थी। पहली बार हमने अब नेशनल हाईवे को 1,80,000 किलोमीटर किया है, अब उसमें से दुगना हो गया। अब प्रॉब्लम उसमें ऐसा है कि 91,000 किलोमीटर से 1,30,000 किलोमीटर तक हमने एनएच डिक्लेयर किया है, नंबर दिया है, और बाद में 1,30,000 से 1,80,000 तक है, उसको हमने प्रिंसिपल नेशनल हाईवे मान्यता दी है। अब ये प्रिंसिपल नेशनल हाईवे का अर्थ ऐसा होता है कि इसका हम डीपीआर बनाते हैं, फिर इसका मंजूरी देते हैं और फिर काम करते समय उसको नेशनल हाईवे करके मान्यता देते हैं। अब जब तक ये प्रिंसिपल नेशनल हाईवे है, ये इसको प्रिंसिपल नेशनल हाईवे का इसका अर्थ ये है कि जब तक इसको हाईवे का नंबर नहीं मिलता तब तक इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार ने उसको मेंटेन करना चाहिए। कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों के लिए मैंने विशेष करके कुछ थोड़ा बहुत इसमें मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया, पर मैं आपको अब अलग से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जो प्रिंसिपल नेशनल हाईवे है उसको हम मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं दे सकते। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज उसके लिए संभव नहीं। पर एक बात आपको बताता हूं, ये खैरे साहब भी बैठे हैं, कि शहरों के बीच में से जो नेशनल हाईवे जाता था उसके लिए हमने पहली बार निर्णय किया कि वो भी हम इंप्रूव करेंगे, ब्रिज बनाएंगे। अब ये निर्णय हमारे पैसे से करके फिर उनको वापस कर देंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अब इतना इसका बजट बढ़ा कि ये 1.5-2 लाख करोड़ का काम है। ये खैरे जी भी पीछे पड़े, 900 करोड़ इनके यहाँ है। आपके यहाँ के लगभग आपके 3 पुल मैंने कर दिए हैं। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा समय लगेगा, इस समय मैक्सिमम करेंगे, और ये जो 4,000 करोड़ का जो है, अब महाराष्ट्र का बजट एनुअल खत्म हो गया है। अब हम एनएचआई में हमको राष्ट्रीयकृत बैंकों ने करीब 1,30,000 करोड़ तुरंत देने का ऑफर किया है। बॉन्ड के इसमें भी जा रहे हैं। पैसा रेज करने के बाद हम काम काफी कर रहे हैं और इसलिए पैसे की कमी नहीं है, पर वो जैसे पैसा मिलेगा वैसा उसको हम लोग करके आगे जाएंगे और वो काम होगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी। वैसे तो मुझे लगता है कि उनके पास में सारा ज्ञान का भंडार है, मेरा ज्ञान बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूंगी जो शंका है मेरी वो यहाँ पर पूछने की। जैसा मैंने पेपर में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में आया है कि बैंकों के साथ में आपकी चर्चा हुई और धनराशि के बारे में उनके साथ में जो चर्चा करके आपने जितना भी धनराशि हाईवे के लिए ली है, तो लेकिन आज मुझे ये बात दिखती है कि बैंक बहुत एनपीए हो रही है। तो हमारे पास में ये धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्लान बी क्या है, मैं ये पूछना चाहूंगी। स्पीकर महोदया, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि हमने 22 कैबिनेट डिसीजन बदले नए लिए। यूपीए सरकार में 403 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत
3,85,000 करोड़ थी, वो पूरा, मैडम स्पीकर महोदया, ये एनपीए अकाउंट बन रहे थे लगभग, पूरा सेक्टर डूब गया था। और हमारी सरकार ने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया केवल हमारे डिपार्टमेंट ने, और अब वो ठीक हो गए। पर मैडम ये बात सच है कि हमने हाइब्रिड एन्युटी में जो प्रोजेक्ट निकाले उसमें 56 प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो रहा है, बैंक गारंटी नहीं दे। Yes. हो गया उनका देना। Yes. नाम क्या उनका? महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, और उसके पहले तो मैं गडकरी साहब को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सबसे ज्यादा किलोमीटर लंबे के नेशनल हाईवे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने मंजूर किया, और उनके बहुत सारे काम भी वहां पर शुरू हो गए। लेकिन मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा कि जो रोड के काम देखरेख करने के लिए जो अथॉरिटी इंजीनियर उस पर अपन नियुक्त किए जाते हैं, ये अथॉरिटी इंजीनियर की नियुक्ति बहुत देरी से होती है, जब तक बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो कर देते हैं। 5 साल की उनकी वारंटी है कि 5 साल का रख रखाव रास्ते वो रोड का कॉन्ट्रैक्टर की तरफ जिम्मेदारी है। लेकिन ये कंक्रीट के रोड 5 साल में खराब होने वाले नहीं है, 30 साल तक चलने के लिए उनको करने के लिए बताए गए हैं। तो मेरी एक ही विनती है कि अथॉरिटी इंजीनियर के जो काम है वो सही ढंग से वहां पर नहीं हो रहे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके ऊपर भी देखरेख करने। एनएच के लोग बहुत कम है, जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 4-4 डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। डिप्टी इंजीनियर की संख्या कम है, जेई भी वहां पर कम है, और अथॉरिटी इंजीनियर और ठेकेदार दोनों मिली भगत से बहुत सारे रोड में गड़बड़ी भी वहां पर कर रहे हैं, और हो सकती है। प्रश्न पूछिए, बहुत हो गया। मेरा प्रश्न यही है कि उसके लिए उन पर कंट्रोल लाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से कदम उठाए जाए। सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं अथॉरिटी इंजीनियर जो होते हैं, उसमें ये समस्या आई है कि काम अवार्ड किया और अथॉरिटी इंजीनियर की अपॉइंटमेंट नहीं की, ये गलत बात है। ये मेरे ध्यान में आई है, और हमने ये कहा है कि अथॉरिटी इंजीनियर काम के पहले ही, जैसे हम फाइनेंशियल क्लोजर होने के पहले ही अथॉरिटी इंजीनियर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, इसकी सूचना दी गई है। कुछ जगह आप कह रहे वो सही है, उसको सुधार किया जाएगा। दूसरा ऐसा है कि अथॉरिटी इंजीनियर के बजाय हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके इस प्रकार का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में किया था, वो यहाँ लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि एक इंजीनियर के बजाय एक प्रोफेशनल कंपनी उसका पूरा चेकिंग करेगी, और वही बहुत से काम नीचे से कर पाएगी, तो और इफिशियंसी आ सकती है। आपके कुछ सुझाव जो भी होंगे उसके विचार करके हम इसको सुधार करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। जवाब पटेल पर रखा हुआ है। जवाब पटेल पर रखा हुआ है। सप्लीमेंट्री। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सारा देश और आसपास के देश भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नितिन जी ने जो योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण किया है, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि रोड के मामले में जो काम देश के भीतर हुआ है, उसमें देश में तो सराहना होती ही है, देश के बाहर भी हमारी इज्जत बढ़ी है और उसकी सराहना होती है। इस बात के लिए मैं नितिन जी का अभिनंदन करता हूं। मैं मंत्री जी के जवाब से भी संतुष्ट हूं। उन्होंने जो कहा है कि जो हमारा नर्म पेवमेंट है उसकी कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन जहां जलवायु का, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, इन सबको लेकर जहां पर इसका रखरखाव है वो काफी सस्ता है। और इसलिए एक कमेटी भी अध्यक्ष महोदय, सरकारी उपक्रम संबंधी उस हमारी कमेटी की जो 19वीं रिपोर्ट थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि वास्तव में जो सीमेंट सड़कें हैं वो काफी मजबूत होती हैं, रखरखाव की दृष्टि से सस्ती होती है। एक और मैं ध्यान आपके माध्यम से सदन का लाना चाहता हूं। जब अटल जी की सरकार थी तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में आबादी के क्षेत्र में सीमेंट रोड रखी गई थी और बाकी जगह पर डामर का किया गया था। तो ये बात तो सच है और देश के सामने भी ये बात आई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में जब रखरखाव की दृष्टि से कम लागत है, और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बहुत सारे स्थान थे जहां पर बरसों तक सरकारें पैसा देती थी, लेकिन स्थायी रोड कभी बन नहीं पाता था। खंडूरी जी ने वो ऐतिहासिक काम उस दौरान किया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र या प्रतिशत तय है क्या कि जहां पर सरकार ये मानती है कि जलवायु की दृष्टि से स्थायी सीमेंट की सड़कें बन सकती हैं,
क्या ऐसा कोई रोड मैप हमारे देश के सामने उन्होंने बनाने की कोशिश की है? और दूसरा, प्लास्टिक जैसी चीजों का उपयोग जो एक तरफ से हमारे लिए एक समस्या बन गया है, उसके बारे में भी कोई विचार सरकार के सामने है? सम्माननीय स्पीकर महोदया, हमारे देश में इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लास्टिक ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा करते हैं और प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको ध्यान में लेते हुए IRCSP 98/2013 गाइडलाइन में हमने ये कहा है कि हॉट बिटुमिन मिक्सेस में, ड्राई प्रोसेस में वहाँ 10% प्लास्टिक डाला जा सकता है। इसके बारे में सभी राज्य सरकार को सूचनाएं भी दी गई थी, पर एनवायरनमेंट के हिसाब से इसका जितना इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उतना नहीं हुआ और इसलिए बीच में मैंने अर्बन मिनिस्टर जो है उनके साथ भी चर्चा की। ग्रामीण विकास मंत्री से केवल होने की बाकी है और अब हमने ये तय किया है कि प्लास्टिक और उसके साथ टायर के, रबर के टुकड़े ये 10% बिटुमेन में डालना मैंडेटरी होगा। अगर ये मैंडेटरी होगा तो शहरों के रास्ते, नगर परिषद, महानगर परिषद के रास्ते, राज्य के रास्ते, डिस्ट्रिक्ट रोड और राष्ट्रीय महामार्ग, इसके ऊपर अगर बिटुमेन में वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट रबर अगर यूज होगा तो रास्ते अच्छे बनेंगे और इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। तो इसकी फाइल हमने मूव की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की का स्वीकृति उसको लेना है, अर्बन मिनिस्ट्री ने भी उसके लिए स्वीकृति दी है और अब मैंडेटरी होगा तो स्वच्छ भारत मिशन में प्लास्टिक इसमें बड़े प्रमाण पर यूज होकर हमारी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी। बिटुमेन का भाव 40-45 रुपए किलो है और प्लास्टिक 10 से 12 रुपए, 15 रुपए है। तो मैंने कुछ महानगर पालिका को ये सुझाया कि जो महिला बचत गट होते हैं वो अगर प्लास्टिक अपने घर में, प्लास्टिक में, वेस्ट प्लास्टिक में वैल्यू क्रिएट करना और वो प्लास्टिक इकट्ठा करके 25 से 30 रुपए किलो तक म्युनिसिपल कारपोरेशन को खरीदती है तो हमारे गरीब महिलाओं को, बचत गटों को भी इसका काम मिल सकता है। इसका भी इनिशिएटिव नागपुर में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने लिया है। तो मुझे लगता है कि ये एनवायरमेंट के दृष्टि से बहुत अच्छा परिणाम है, इससे रास्ते की क्वालिटी भी सुधरेगी। जहां तक सीमेंट कंक्रीट के रोड की बात है, जहां बरसात ज्यादा आती है वहां बिटुमेन रोड टिकते नहीं है और इसलिए आज हमने ये तय किया, वैसे तो मैंने ये तय किया था कि इसके बाद 100% कंक्रीट रोड बनाएंगे। उस समय हमारे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री की हालत भी ठीक नहीं थी और मुझे इस बात का बहुत अभिमान होता है कि आज सीमेंट इंडस्ट्री में 40% जितना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है उतना रोड में हम यूज कर रहे हैं। पर ये कहने के बाद भी ये सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक मीटिंग बुलाई थी ना, डीजल के भाव बढ़ते हैं, रॉयल्टी के भाव बढ़ते हैं तो बात अलग है, पावर के भाव बढ़ते अलग है। ये इंडस्ट्री को बहुत दिनों से कार्टेल बनाने की गलत आदत लगी है। कॉम्पिटिटिव कमिश्नर ने भी इनको बड़े बड़े फाइन किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री का ये जो एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग है, इसको लेकर अभी हमने जब गोवा में मीटिंग ली तब हमने ये कहा कि जहां सीमेंट रोड है, अगर सीमेंट के रेट बढ़े हैं तो उसमें 30% कॉस्ट कम करके वो बिटुमेन में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये मेरी इच्छा नहीं थी पर ये इंडस्ट्री के ये कार्टेल करने के स्वभाव के कारण ये करना पड़ा। अब मैं उस इंडस्ट्री के लोगों को एक बार बुलाने वाला हूं और इसका एक प्राइस मैकेनिज्म उनको देने वाला हूं। अगर डीजल, रॉयल्टी, कोल, पावर इसके भाव बढ़ते हैं तो सीमेंट के भाव बढ़े तो ठीक है। आपको पता होगा कि कुछ राज्यों में 380 रुपए बैग का सीमेंट है और कुछ जगह पर 210 रुपए का है और जो इनाम करके हमने पोर्टल किया है उसमें भी इनसे रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसलिए ये इंडस्ट्री के भाव के बारे में एक फिक्स पॉलिसी हो। अगर ये नहीं मानेंगे तो मैंने हमारे रामविलास पासवान जो फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री, उनसे भी चर्चा की है कि शायद अगर ऐसा ही रोल उनका रहेगा तो इसेंशियल कमोडिटी में भी सीमेंट को डालना होगा और ये गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे बड़े बड़े रोड, इसके लिए ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से ये कर रही है, अगर ये रुकेगी नहीं तो इसको इसेंशियल कमोडिटी में भी डालने का विचार करना होगा, जिसमें रामविलास पासवान जी से भी मैंने चर्चा की है। मैं आपको, आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि सीमेंट रोड का लाइफ जो होता है वो 100 साल का होता है और इसलिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आप देखो इतना पानी आता है, उसमें एक भी कहीं गड्ढे नहीं पड़े, पर जहां बिटुमेन रोड है वहां गड्ढे पड़ते हैं क्योंकि बिटुमेन और पानी ये बहुत अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन से रोड बिगड़ते हैं। हमारा प्रयास है कि बिटुमेन कंक्रीट रोड बने और उसके ऊपर ये बिटुमेन का एक लेयर लगाकर
उसको वो जो अपने जो ड्राइविंग के लिए जो स्मूथ सरफेस चाहिए वो भी मिले, इस प्रकार का आइडियल योजना करने का विचार है। प्रेजेंटली बिटुमेन रोड के साथ साथ सीमेंट रोड भी हो रहे हैं। 50% सीमेंट कंक्रीट के रोड देश में हो रहे हैं, और अगर ये सीमेंट वालों ने ठीक से अगर नहीं सुना तो फिर बिटुमेन में जाना पड़ेगा, उसके सिवा हमारे पास कोई पर्याय नहीं। सेकंड सर, कोई गुंजाइश तो है नहीं सेकंड सप्लीमेंट्री की? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका पूरा जवाब आया। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन सीमेंट, बालू और मिट्टी, तीन चीजें होती है जिसके कारण जो रोड की गुणवत्ता को मजबूत करती है अध्यक्ष जी। और मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि ये सच है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज का जो मोनोपोली है उस कारण से तकलीफ आई है। लेकिन एक दूसरी बड़ी समस्या ये भी है कि जैसे मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, हमारे यहाँ जब भी कोई टेंडर निकलता है तो उसमें नर्मदा सैंड और वो गिट्टी में भी काली गिट्टी। लेकिन मैं अभी एक दिन जबलपुर से कटनी जा रहा था तो हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर वहां पर संगमरमर है। तो संगमरमर की जो कटिंग होती है उसके पहाड़ लगे हुए हैं और वो बेस में डला हुआ था। मैं ज्योलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरी जानकारी में वो काफी सॉफ्ट पत्थर होता है और वो एनएच पर डल रहा था। मतलब बड़ी कंपनी उसको बना रही है, वो सीमेंट वो है। मुझे लगता है कि हमें इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा सैंड तो हमारे यहाँ प्रतिबंध हो गई है और अब कागज में नर्मदा सैंड है। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसी छोटी चीजें जो राज्यों के भीतर कहीं पर हैं, उनको एक यूनिवर्सल बनाने की जरूरत मैं समझता हूं। और उसका जहां पर काली गिट्टी नहीं है सब जगह तो वैसा पाया नहीं जाता है गिट्टी, तो मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब उसमें संगमरमर की कटिंग आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं पता। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ, क्या भारत सरकार के सामने कभी ऐसी समस्या आई है? और इस गुणवत्ता को मेंटेन अगर करना है तो इसी बात से होगा कि सीमेंट अच्छा होना चाहिए, पत्थर अच्छा होना चाहिए, रेत अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी काली ना हो, उसके अलावा दूसरा डेटा हो। इतना तो मैं कम से कम समझता ही हूं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या कोई यूनिवर्सल ऐसा कोई पैमाना जो सबके लिए ठीक हो और उसके कारण जो कालाबाजारियां हो रही हैं राज्यों के भीतर रेत की, इस पर भी शायद अंकुश लग सकेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए आप और उनको कुछ सोचने के लिए दे रहे हो, ठीक है, चैलेंज दे रहे हैं। स्पीकर महोदय, उन्होंने कही हुई बात बहुत सच है। एक तरफ रोड बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सैंड को बैन कर देते हैं। मैं महाराष्ट्र के सांसद यहां उपस्थित है। एक बहुत अच्छा मॉडल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और हमारे सहयोग से हुआ है। ये हमारी वाशिम की सांसद यहां है। अकोला में एक पूरी नदी डेड हो गई थी, अब पूरी नदी का पुनर्जीवन हुआ। और हमने क्या किया है कि नदी और नालों का जो ये है वेस्ट है, उसको एग्रीगेट को निकालकर वो रोड में यूज करने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दी। और अकोला और बुल्ढाना जिला में 88 लाख टन मटेरियल निकला। ये मटेरियल निकला वो रोड में फुकट में काम में आया, जिससे रोड की कॉस्ट कम हुई। और उससे दूसरा काम हो गया, वाटर स्टोरेज बढ़ा। ये संजय धोत्रे अकोला के होंगे, एबीपी पे इस पर कार्यक्रम हुआ और पूरा पानी नदी पुनरुज्जीव हुई, नाले पुनरुज्जीव हुए, वाटर कंजम्पशन हुआ, कुएं का पानी बढ़ गया। तो मैं सब देश में यह आह्वान करना चाहता हूं, ये पूरी तरह से इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल के लिए वो भी अपने जिले में आग्रह करे और बिना एक पैसा न खर्चा हुए एनएचआई के खर्चे से ये काम होगा। दूसरी बात इन्होंने जो कही है, इसका अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। और थोड़ा मैं माफी मांगूंगा क्योंकि मैं नागपुर में हूं, वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में है। नहीं, ये कोल इंडस्ट्री में एक डंप निकलता है और डंप से सैंड निकली और वो सैंड एनएचआई ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में कॉन्ट्रैक्ट किया। स्पीकर महोदया, बाजार में 1600 रुपए का भाव है, ये 140 रुपए के भाव से सैंड मिली और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हुआ। तो ये पूरे कोल माइंस में हो सकता है। तीसरी बात, वो जियोलॉजी के विद्यार्थी है, जियोलॉजी में क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी है, उसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है जो रॉक का हार्डनेस बताती है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, आर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो ये जो हार्डनेस, ये उनको भी मालूम है कि नहीं, पूछो मैडम। इसमें प्रॉब्लम यह है कि रोड में कोई भी पत्थर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मटेरियल का लेबोरेटरी टेस्टिंग होने के बाद वो मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस कितना होता है उसके ऊपर होता है। और इसलिए आपका जो मार्बल का वेस्ट है उसका हार्डनेस का चेकिंग हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि जिस जिस राज्यों में जो जो वेस्ट मटेरियल मिलता है, अभी मैं तो बीच में गाजीपुर की टेकड़ी का पूरा कचरा ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में डालने के लिए मैंने कोशिश की, फिर मैंने सीआरआई से अप्रूवल मिला है
और वे पूरी टेकड़ी ये रोड में जाती। पर बाद में विवाद इसलिए आया कि ये जो मशीन लगाकर इसको प्लास्टिक और मेटल से सेग्रीगेट करना है, ये कौन करेगा। इस विवाद में समय गया, मैं थक गया और आखिर मेरे पे एक्सप्रेस हाईवे बन गया और कचरा वहीं के भी रहा। अब इसलिए कचरा भी आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपके शहरों में जो कचरा है उसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास अलग करके कचरा भी एग्रीगेट करके रोड में डाला जा सकता है। और इन्वायरमेंट के हिसाब से आप जितने प्रयोग करेंगे उतने हमारे लोगों को दीजिए। हम लेबोरेटरी टेस्ट करके सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करेंगे और हमारी प्रायोरिटी होगी वेस्ट प्लास्टिक, वेस्ट रबर, नदी नालों को खुलीकरण करके निकला हुआ एग्रीगेट, हमारे माइनिंग में निकाला हुआ डंप है उससे सैंड निकालकर यूज करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना और टाइम पीरियड को कम करना और अच्छे से अच्छे रोड जनता के लिए देना। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो आपकी बात को पूरी तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, ये विश्वास देना चाहिए। अब इनको डॉक्टरेट देना पड़ेगी तो डॉक्टर ने दे। जयप्रकाश जी पूछ के। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की अनुमति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने संसदीय क्षेत्र बांका तक 4 लेन के लिए माननीय मंत्री गडकरी साहब से निवेदन किया और इन्होंने पत्र का जवाब भी पॉजिटिव दिया। इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और राज्य सरकार को लिखा और इन्होंने निर्देश भी दिया। आज से 6 महीना पहले और 3 चिट्ठी भी इन्होंने लिखा, तीनों का जवाब इन्होंने अनुकूल दिया कि बिहार के लखीसराय, विद्यापीठ, जमुई, बरहट, लक्ष्मीपुर, बेलहर जो हमारा क्षेत्र का पार्ट है, कटोरिया, बांका, झारखंड, देवघर तक 4 लेन की आवश्यकता है जनहित में। और इन्होंने कहा कि 4 लेन की आवश्यकता है और आवागमन में बहुत परेशानी होती है, इसलिए 4 लेन रोड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या माननीय मंत्री विचार रखते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। ये तो हर सड़क की। अच्छा, सम्माननीय स्पीकर महोदया, मेरे स्टेटमेंट को राजनीतिक रूप से ना लिया जाए। यूपी में इतना अच्छा काम हुआ कि वहां के सेक्रेटरी को मैंने गोवा में बधाई दी। मैडम, मैं बिहार में काम करते करते मैं भी बहुत थक गया हूं। प्रॉब्लम यह है कि लैंड एक्विजिशन नहीं होता। लैंड एक्विजिशन के रेट इतने हायर बना दिए, इतनी कमेटी बनाई है कि एग्रीकल्चर एरिया में अर्बन एरिया के रेट लगाए गए। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं करके देंगे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगा, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं होगा, तो हमने एक नियम बनाया मैडम पुराने अनुभव के आधार पर, क्योंकि यूपीए के समय में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बंद हो गए थे। जब तक 80% लैंड एक्विजिशन नहीं होता तब तक हम काम शुरू नहीं करते, हम उसको अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। मैं सम्माननीय संसद महोदय से प्रार्थना करूंगा कि विशेष रूप से अनेक राज्यों में इसमें काफी अच्छा काम हुआ है और ये राज्यों का जो काम है, ये लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और उसमें 2.5% रेट भी उन्होंने अब एक जगह सब समान कर दिया। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री मेरे पास आए और उन्होंने मुझे लेटर दिया कि हमने आपने कहा वैसा किया और इसलिए सबने खुशी जताई। थोड़ा सा आपके राज्यों में मैं आपके तीनों काम मंजूर कर चुका हूं, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कंडीशन यह है कि 80% लैंड एक्विजिशन हाथ में आए बिना मैं काम नहीं शुरू करूंगा। क्या आपके कलेक्टर से और आपके स्टेट से इतना क्लियर कर दीजिए। जो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आइए, मैं 24 घंटे के अंदर फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट डेट देके काम शुरू करूंगा। शेर सिंह गुबार जी। थैंक यू मैडम।